एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। डॉक्टर नेल श्रीवास्तव लखनऊ पश्चिम से बीजेपी के नेता हैं। 20 वर्षों तक सरकारी सेवा करने के बाद इन्होंने अभी गृह मंत्रालय से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। जनता की सेवा के लिए इनसे आज बात की हमारे संवाददाता सर्वेश सक्सेना ने। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। नहीं सर, जो आप 20 साल का जो करियर है, जो आपने जॉब करी, आप गृह मंत्रालय से आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आपने 20 वर्षों तक क्या संघर्ष और किस तरह से अपनी जॉब वगैरह करी है। बस अब आप लोगों को जैसे पता है कि मैं लखनऊ रकाबगंज का रहने वाला हूँ और यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद और फिर मैं दिल्ली चला गया। सिलेक्शन हो गया मेरा सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज में और वहाँ जाके मैं विभिन्न मंत्रालयों में जैसे वाणिज्य मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, व्यापार महानिदेशालय, प्रसार भारती और फिर गृह मंत्रालय, इन मंत्रालयों में मैंने काम किया है। संघर्ष की जहाँ तक बात करें, चूँकि जीवन ही संघर्ष है। शुरुआत से मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ और पढ़ाई करने के बाद जब मैं गया दिल्ली, तो दिल्ली एक बहुत बड़ी जगह है, तो अपने आप को व्यवस्थित करना और अपने आप को उस लायक बनाना कि मैं दिल्ली जैसी बड़ी जगह और शहर में एक मुकाम बना सकूं, ये एक चैलेंज था और इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ी और अपना कौशल विकास भी करना पड़ा। और नतीजा ये है कि आज मैं इस लायक हूँ कि मुझे लगता है कि समाज से मुझे जो मिला है मैं उसे वापस दे पाऊँ और समाज सेवा कर सकूँ। भारत सरकार का गृह मंत्रालय, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मंत्रालय कहा जाता है, उस मंत्रालय में पोस्टेड होने के बाद फिर अचानक से रिटायरमेंट ले लेना। गृह मंत्रालय, सही कहा आपने, गृह मंत्रालय जैसे विभाग से रिटायरमेंट लेना एक बहुत बड़ा निर्णय था और आसान नहीं था, क्योंकि घर वालों ने भी रोका और जो दोस्त यार थे उन्होंने भी रोका और जो कलीग्स थे उन्होंने भी, यहाँ तक कि जो उस वक्त हमारे डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज के सेक्रेटरी थे और ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी बोला कि आप कहाँ सरकारी नौकरी, नाम, इज्जत, शोहरत सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, अब शायद ये वक्त है कि जब मुझे लगता है कि मैंने सरकार में जो सेवाएं देनी थी वो दे दी और सरकार में रह के बहुत कुछ सीखा भी, और जो सीखा मैंने वो मुझे लगता है कि अब वापस उस समाज को देने की ज़रूरत है जिससे मुझे ये सब कुछ मिला है। और ये सोचते हुए मैंने गृह मंत्रालय से नवंबर 2020 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और उसके बाद से लखनऊ में काम कर रहा हूँ। लखनऊ मेरी जन्मभूमि है, उसको मैंने सोचा कि अब कर्मभूमि बनाया जाए और यहाँ आकर काम किया और एक ऐप डेवलप कराया, उत्तरदायित्व ऐप। और उस ऐप को डेवलप कराने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे अपना क्षेत्र डिसाइड करना चाहिए। तो मुझे लगा लखनऊ पश्चिम, चूँकि कायस्थों का इलाका है और मैं कायस्थ हूँ, मैं रहने वाला रकाबगंज का हूँ, मध्य भी कायस्थों का इलाका है, लेकिन जब मैं वापस आया तो लखनऊ मध्य थोड़ा सा जो घर है हमारा, आज भी पैतृक निवास वहीं पे है, लेकिन माँ वहीं रहती है, तो मुझे लगा कि राजाजीपुरम में आके मैं बसूं और यहाँ से कार्य शुरू करूं। तो इस तरह से मैंने सेवानिवृत्ति ली, समाज सेवा की है। तो आप और कौन कौन से विजन से जुड़े हुए हैं, किन संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं? मैं एक संस्था है दिल्ली में जिसका नाम है सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज ऑफिसर्स सोसाइटी, जिसमें सिविल सर्वेंट्स मेंबर्स हैं। मैं उनकी उस संस्था का अध्यक्ष हूँ। इसके अलावा एक ट्रस्ट है जिसका मैं मैनेजिंग ट्रस्टी भी हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से बनाई हुई है, इंडिया विजन ऑफ सरदार पटेल विश्व गुरु इंडिया, उसका अध्यक्ष भी हूँ, मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ, जैसे मैंने बताया। ये सरदार पटेल जो विजन है, इसका क्या कार्य है? मतलब सरदार पटेल जी का सरदार पटेल को हम सब जानते हैं कि लौह पुरुष थे और उन्होंने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बहुत कार्य किए। इसके अलावा उनका मिशन एक और था कि वो गरीब, अंत्योदय, महिला, इन सब की सेवा करें। तो हमारा मिशन भी वही है कि जो गरीब परिवार हैं, चाहे वो छात्र हों या परिवार हों, दूसरा महिलाएं हों, असहाय, बेसहारा, तीसरा स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हों, तो इन सब चीज़ों को हम साथ लेकर उस मिशन को आगे बढ़ रहे थे। और कोविड में हमने काफ़ी काम किया, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि लखनऊ में भी और गाज़ियाबाद में भी। इस विजन में अगर युवा लोग जुड़ना चाहें आपके साथ तो किस प्रकार? बिल्कुल, हमारी एक वेबसाइट है, आप विजन ऑफ सरदार पटेल के नाम से, उस वेबसाइट को पे जाएँ, आपको गूगल करेंगे मिल जाएगी और उस वेबसाइट पे मेंबर्स बन सकते हैं आप,
और मेंबरशिप की बड़ी नॉमिनल फ़ी है, और इस तरह से आप वॉलंटियर भी बन सकते हैं और मेंबर भी बन सकते हैं, और आप उस संस्था से जुड़ के काम कर सकते हैं गरीब महिलाओं, बेसहारा और स्वास्थ्य संबंधी। सर, ये राजनीति में आने का निर्णय या इससे रिलेटेड है, या आपने इसको सोचा था कि बीजेपी में आके हम किसी भी पार्टी में आप जा सकते थे, पर आपने बीजेपी को चुना और पश्चिम को चुना कि नौकरी छोड़ के फिर अचानक से पॉलिटिक्स में आना जी, तो इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, आप बीजेपी देखिए रग रग में है, क्योंकि इतने सालों से बीजेपी को कहिए कि शायद एक ऐसी पार्टी है जो आरएसएस से भी जुड़ी हुई है, और मैं जब छोटा था तो आरएसएस की शाखा गया हुआ हूँ। तो जो आरएसएस का जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की परंपरा है और जो जीवन शैली को और व्यवहारिकता है, वो किसी और पार्टी में आपको मिलेगी नहीं। और आप अगर पिछले 2-3 साल, मैंने सोच तो लिया था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा, क्योंकि अगर आप पिछले 2-3 सालों का मेरा रिकॉर्ड देखेंगे तो आप देखेंगे सरकार में, गृह मंत्रालय में रहते हुए भी मैंने टीवी चैनल्स पे बहुत डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया हुआ है। बहुत न्यूज़पेपर्स पे मेरे कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे, न्यूज़पेपर्स पे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, मैगजीन्स में मिल जाएंगे। और जो मोदी साहब है, मोदी साहब की जो दूरदर्शिता है और जो उनका डेडिकेशन है काम के प्रति, और जो समाज सेवा की और देश सेवा की भावना है, उसने मुझे प्रेरित किया, और उसकी वजह से मैं आया। आपके क्षेत्र पश्चिम में आप आए हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ की जनता की क्या क्या समस्याएं या दिक्कतें हैं, क्या आप उनसे रूबरू हो, या जीतने के बाद आपकी प्राथमिकता में हो कि हमें ये काम सर्वप्रथम करना है? जीतने के बाद तो ठीक है, करूँगा ही, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जीतने से पहले, क्योंकि सरकार को या हम जैसे लोगों को जो समाज सेवा करना चाहते हैं, उसको समाज को कुछ देना चाहिए। पहले एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए कि आप मुझे वोट दोगे उसके बाद मैं आपकी मदद करूंगा। तो मैं इस उद्देश्य के साथ मैंने एक ऐप बनाया है, उत्तरदायित्व। उस ऐप के ज़रिए मैं गरीब छात्रों को 12वीं तक की मैथ्स और साइंस की कोचिंग फ्री दे रहा हूँ, और उसके बाद जो बेरोज़गार हैं उनके लिए 2 कोर्सेज़ हैं। एक तो वो कंप्यूटर्स के कई सारे कोर्सेज़ हैं, तो वो कंप्यूटर्स का कोई भी कोर्स कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है, आप सरकारी परीक्षा के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो सरकारी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और चौथी है अंग्रेजी शिक्षा का, भाषा का ज्ञान, तो इंग्लिश स्पीकिंग। तो इस 4 तरह के कोर्सेज से मैं ये चाहता हूँ कि समाज में शिक्षा का स्तर बढ़े, और जो हमारे परिवार हैं, बेरोज़गार नवयुवक युवतियाँ हैं, उनको वो रोज़गार परक बनाया जा सके, और उनका कौशल विकास भी हो, क्योंकि अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है आजकल। जब मैं लखनऊ से गया था तो मुझे भी अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती थी, और सरकार में चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट में सिर्फ इंग्लिश में ही काम होता है, तो वहाँ जाके फिर वो अंग्रेज़ी बोलनी सीखनी पड़ी, और फिर समझ में आया कि अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान शायद इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें इंटरनेशनली कई प्लेटफॉर्म से जुड़ना होता है, तो वो भी एक ज़रूरत है। तो ये 4 तो आप ये समझिए कि शिक्षा रिलेटेड चीज़ें हैं और रोज़गार रिलेटेड है। इसके अलावा मैंने ये देखा कि यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या है, यहाँ पर गंदगी की समस्या है, यहाँ पर बिजली की समस्या भी कई जगह हो जाती है। आप देखेंगे जल भराव की समस्या है। तो नगर निगम या पुलिस या स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली और पानी, इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए अभी से मैंने एक उपाय किया है कि मुझे लगता है कि किसी भी समस्या के समाधान की शुरुआत होती है कि वो समस्या अफसर तक पहुँचे या मंत्रियों तक पहुँचे। तो जो ऐप मैं बता रहा हूँ उत्तरदायित्व, जो गूगल प्ले स्टोर पे अभी भी आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। ये शिक्षा और सारी चीज़ें सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है। तो आप उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपकी जो भी रोज़मर्रा की समस्या है, आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, समस्या क्या है, उसमें से ड्रॉप डाउन से आप सिर्फ क्लिक करना है आपको, और आपको एक क्लिक पे चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, डिपार्टमेंटल मिनिस्टर, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी और डिपार्टमेंटल हेड पे पहुंच जाएगी। तो कम से कम एक ये शुरुआत होगी कि जहाँ से आपकी समस्या, जो जनरली आपको पता नहीं होता है कि किस अफसर को समस्या बताएं, क्योंकि ज़िम्मेदार नहीं आ रहा है, आप नंबर खोजने लग जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा मैं कहाँ भेजूँ, और अगर छोटे अफसर तक पहुँच भी गए तो वो काम नहीं करेगा, और बड़े अफसर या मंत्री तक शिकायत पहुँचती नहीं है। तो मैंने एक ज़रिया बनाया है कि बड़े चीफ मिनिस्टर से लेकर के बड़े अफसर तक पहुँचे, और बड़े अफसर तक जब समस्या पहुँचेगी तो वो नीचे तक अपने आप काम करने की प्रथा शुरू हो जाएगी। तो ये बात तो बहुत ही अच्छी है कि जिस तरह से आप मतलब इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे मोदी जी कहते हैं, हमारे विजन को आप पहले से उसको सार्थक कर रहे हैं, ऐप के जरिए, वेबसाइट के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं इस बारे में, इसके लिए बहुत बहुत। और बाकी अपने क्षेत्र की जनता के लिए, या आप जो कुछ भी आप विशेष बताना चाहें? मैं क्षेत्र की जनता को
समाज को यही कहना चाहूँगा कि आप देखिए, ये इलेक्शन का वक्त है, चुनाव का वक्त है, और चुनाव के वक्त में आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की और कॉशियस रहने की ज़रूरत है। आप ये सोचिए कि आप किस तरह के व्यक्ति का चुनाव कर रहे हैं। वही व्यक्ति होना चाहिए जिसको आपकी समस्याओं को समझने की समझ हो और जिसके पास आपकी समस्याओं को दूर करने का विजन हो और सॉल्यूशन हो। छोटी मोटी चीज़ों को दूर रख के, अपने स्वार्थ और लालच को दूर रख के हम सही व्यक्ति का चुनाव करें, ताकि ये देश उतनी तरक्की कर सके जितनी योगी जी और मोदी जी और अमित शाह साहब और राजनाथ जी चाहते हैं और कर रहे हैं। तो ये सब हम सब का दायित्व है। हम मिल के सही व्यक्ति का चुनाव करेंगे तो देश और तरक्की करेगा और मोदी जी के विजन को हम आगे ले जा पाएंगे। धन्यवाद। नववर्ष की शुभकामनाएं सभी क्षेत्रवासियों को और आप मीडिया के बंधुओं को भी। धन्यवाद।